Hello children, welcome all of you in our channel. Today we will start English learning Rapidex English speaking course. शुरू से लेसन 1 से हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी जो है कि अंग्रेजी को स्पीकिंग कैसे किया जाए। इसके लिए रैपिडेक्स एक अच्छी किताब मानी जाती है और उस किताब को हम पूरा चैप्टर बाय चैप्टर अध्ययन करेंगे। आज जो है इस चैप्टर का पहला अध्याय है लेसन 1 अध्याय 1 बिफोर वी स्टार्ट, अर्थात शुरुआत करने से पहले। आइए इस कोर्स के कंसेप्ट चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको अंग्रेजी भाषा की कुछ छोटी छोटी बातों की जानकारी दें। बिफोर वी स्टार्ट कंसेप्ट chapters, we would like to let you know about a few basic of English language. आपसे हमारा पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं। हमें उम्मीद है कि आप में से कई कहेंगे 26। यह सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है 1। अल्फाबेट तो केवल एक शब्द वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्णमाला। अल्फाबेट वर्णमाला तो एक ही है, 26 तो अक्षर है, वर्ण लेटर होते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर इन क्लास इन इंग्लिश। मोस्ट ऑफ यू वुड आंसर 26. नॉट रियली, द करेक्ट आंसर इज 1. व्हाई सो? यू मस्ट वंडर, अल्फाबेट इज जस्ट अ नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ ऑल द लेटर्स इन ए लैंग्वेज comprising vowels and consonant. अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। There are 26 letters in English alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 वर्णों को दो प्रकारों में बांटा गया है, स्वर वॉवेल व व्यंजन कॉन्सोनेंट। वॉवेल स्वर, देयर आर 5 वॉवेल्स, 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट व्यंजन, रेस्ट 21 आर कॉन्सोनेंट, बाकी बचे 21 व्यंजन कहलाते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। देयर आर 46 लेटर इन हिंदी अल्फाबेट। हिंदी के स्वर व व्यंजन, हिंदी वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। स्वर वॉवेल अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अह। व्यंजन कॉन्सोनेंट क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ख स ह छत्र ज्ञ। यह कुल व्यंजन है। अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 वर्णों को दो प्रकार से लिखा जाता है, अपर केस कैपिटल लेटर बड़े वर्ण ए बी सी डी ई एफ जी एच डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लोअर केस स्मॉल लेटर छोटे वर्ण ए बी सी डी ई डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन के साथ हिंदी के स्वर व व्यंजन की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। जब हम आपको आर्टिकल चैप्टर पढ़ाएंगे तो बिना हिंदी के स्वर व व्यंजन जाने आप कभी सही आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। द को द और दी दोनों तरीके से बोला जाता है, पर कहाँ द बोलना है और कहाँ दी, ये भी आप आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे, पर बिना हिंदी के स्वर व व्यंजन जाने ये संभव नहीं है। यू मस्ट नो अबाउट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट ऑफ हिंदी अल्फाबेट एज वेल, बिकॉज व्हेन वी विल टीच यू अबाउट आर्टिकल i.e. a and the, you would understand how significant it is to know about it. ध्यान दीजिए, प्लीज पे अटेंशन। पिछले पेज में हमने बताया कि ओ को ओ डबल ओ यू लिखेंगे, पर अगर आप देखें तो एक शब्द है कॉक, यहाँ पर डबल ओ है, पर इसका उच्चारण कुक नहीं बल्कि कुक होता है, यानी बड़ी ऊ नहीं बल्कि छोटी ऊ का प्रयोग होता है। इससे ये पता चलता है कि हर बार सिखाया गया नियम ही सही नहीं होता, कई बार अपवाद एक्सेप्शंस भी होते हैं।
इस तरह आपने देखा होगा कि कहीं पर ज के नीचे एक बिंदु लगाया होता है जैसे ज, और कहीं पर ज के नीचे बिंदु नहीं होता। दोनों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा फर्क है। शब्दों के उच्चारण प्रोनाउंसिएशन को आप आने वाले प्रोनाउंसिएशन चैप्टर में विस्तार डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, लेटर फ्रॉम वर्ड्स, अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। वर्ड्स फ्रॉम अ सेंटेंस, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। सेंटेंस फ्रॉम पैराग्राफ, वाक्यों से मिलकर पैराग्राफ बनता है। उदाहरण के लिए, मोजिब इज ए गुड गाइज, ही इज बेस्ट माई फ्रेंड, आई लव हिम अलॉट। ऊपर दिए गए पैराग्राफ में 3 वाक्य हैं। देयर आर 3 सेंटेंस इन अबव पैराग्राफ। मोजिब इज ए गुड गाइज, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम अलॉट। 15 शब्द और 43 अक्षर हैं। देयर आर 15 वर्ड एंड 43 लेटर। मोजिब इज ए गुड गाइज, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम अलॉट। अभिवादन, ग्रीटिंग। अभिवादन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति का आप अभिवादन करना चाहते हैं वो आपसे उम्र में, रिश्ते में या फिर ओहदे में बड़ा है, छोटा है या फिर हम उम्र यानी समान उम्र का है। चूजिंग वर्ड्स व्हाइल ग्रीटिंग समवन डिपेंड ऑन द एज, रिलेशन एंड पोजीशन ऑफ द पर्सन whom you need to greet at time। अक्सर अपने से बड़े हुआ जिनसे आप ज़्यादा तमीज़ से पेश आते हैं, जैसे मोहल्ले के कोई अंकल आंटी, ऑफिस में बॉस या कोई सीनियर, उनके साथ आपको समय के अनुसार निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक गुड मॉर्निंग मिलने पर बोलना चाहिए। बाय टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, विदा लेने पर। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गुड आफ्टरनून मिलने पर बाय टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, विदा लेने पर। शाम 5 बजे से सोने तक गुड इवनिंग मिलने पर गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू, विदा लेने पर। मान लीजिए आप रात के 8 बजे किसी से मिले तो मिलते वक्त क्या कहेंगे? ये मत सोचिए कि अंधेरा हो गया है तो आप गुड नाइट कहेंगे। जैसा बताया गया है कि रात के 11 बजे भी अगर अभिवादन करना पड़े तो मिलने पर गुड इवनिंग ही कहना होगा और विदा लेने पर गुड नाइट कहना सबसे बेहतर विकल्प है। हाँ, अगर आप अपने किसी दोस्त या भाई बहन या फिर किसी कोई खास जिसके साथ आप बहुत फ्रैंक हो या फिर आपसे उम्र में या ओहदे पोजीशन में छोटा कोई उससे मिले तो आप हाय हेलो का भी प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली इफ यू नीड टू बी फॉर्मल विथ समवन whom you greet, you can use good morning, good afternoon, good evening. However, in informal casual meet you can certainly use hi, hello, etc. शिष्टाचार, मैनर्स। अच्छे शिष्टाचार को दिखाने के लिए निम्नलिखित बातों का बेहद ध्यान रखें। टू शो योर गुड मैनर्स, कीप इन माइंड, आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो प्लीज, काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग कीजिए। इफ यू आर आस्किंग समवन फॉर समथिंग, यूज प्लीज, काइंडली, शॉर्ट ऑफ वर्ड। आपको कुछ दिया गया या आपकी किसी बात को महत्व दिया गया तो थैंक्स कहना मत भूलिए। इफ यूर वी आर गिवन समथिंग आर गिवन इम्पोर्टेंस, ऑलवेज से थैंक्स, थैंक यू इज मोर फॉर्मल देन थैंक्स। अगर कोई आपका धन्यवाद कहे वेलकम या मेंशन नॉट या माय प्लेजर या इट्स ओके, इफ समवन थैंक्स यू फॉर समथिंग यू कैन से वेलकम, मेंशन नॉट, माय प्लेजर, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, etc। जब आप किसी से फोन पर बात कर रहे हों और कोई बात या शब्द आप सुन नहीं पाए तो कुछ इस तरह से कहिए, आई बेग योर पार्डन, या आई एम सॉरी, या आई डिडंट गेट इट, या एक्सक्यूज मी, या नम्रता से कह सकते हैं विल यू प्लीज रिपीट, आई डिडंट गेट यू आदि। वाइल टॉकिंग ओवर द फोन, if you couldn't hear something you can say I beg your pardon, or I am sorry, or I didn't get it, or excuse me, or you may politely say will you please repeat, I didn't get you, etc। आप किसी महिला या किसी अपने से बड़े को या किसी बुजुर्ग को रास्ता देते वक्त कहें आफ्टर यू, इसका अर्थ है कि आप का कहना चाहते हैं, आफ्टर यू इसका अर्थ है कि आप कहना चाहते हैं पहले आप फिर मैं। while giving away path to a lady, someone older, elder or elderly person politely say after you. It simply implies that you
respect that person and gives him her more importance than yourself. अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, तो आमतौर पर आप कहते हैं आई एम फाइन, लेकिन साथ ही साथ आपको उस व्यक्ति का हाल चाल भी पूछना चाहिए। आप कह सकते हैं आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, या ग्रेट, यू टेल, या फाइन एंड यू आज। इफ समवन आस्क यू हाउ आर यू, इट इज ए प्रेटी common, you say I am fine, but it's better to ask him her as well about how she is. You can rather say I am fine, what about you, or great, you tell, or fine and you, etc. अगर आप किसी की बात बीच में ही रोक कर अपनी बात कहना चाहें तो कुछ इस तरह से कहिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, और सॉरी इंटरवेन। और जब वो व्यक्ति आप पर ध्यान दे तो अपनी बात रखिए। इफ यू विश टू कट समवन शॉर्ट और इंटरप्ट, से पोलाइटली सॉरी टू इंटरप्ट यू, और सॉरी टू इंटरवेन, एंड देन प्रोसीड। जब आप लोगों के साथ बात करते हैं और अच्छा व्यवहार दिखाते हैं तो आपको समाज में इज्जत दी जाती है। ये भी याद रहे कि केवल इन शब्दों या वाक्यांशों का प्रयोग करना ही काफी नहीं है, बल्कि जो भी बोलें नम्रता और प्रेम से बोलें। शिष्टाचार यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे वक्त के साथ आप अंग्रेजी भाषा की गहराई को और बेहतर समझेंगे, कई नई बातें आपके सामने आएंगी। When you behave civilized and cultured, you are given respect in society. Just a mere use such words or phrases is not enough. You need to be polite and humble in your speaking as well. It doesn't end here. Rather, newer ideas will emerge with time. Newer ideas will emerge with time when you delve more into this foreign language. समय कितना हुआ? What is the time? आइए सीखें कि अगर कोई आपसे पूछे कि कितने बजे हैं तो इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे। हिंदी में आप कुछ इस तरह से कहते हैं 5 बजे हैं, या 5:10 है, या 7 बजने में 2 मिनट है, या 2:15 या 3:30। आज पहले समझिए। 2 बजे को कहेंगे 2 o'clock, 11 बजे को कहेंगे 11 o'clock, 7 बजे को कहेंगे 7 o'clock। अब समझिए इतने बजकर इतने मिनट का फार्मूला, मिनट प्लस पास्ट प्लस घंटा। अगर आपको कहना है 5:10 हुए हैं, सोचिए मिनट कितने हुए, 10, और घंटे कितने हुए, 5। तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 10 past 5। अगर 8:20 हुए हैं तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 20 past 8। अगर 7:25 हुए हैं तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 25 past 7। अगर 2:22 हुए हैं तो आप फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 22 past 2। अगर 5:06 हुए हैं तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 6 past 5। इतने बजकर इतने मिनट का फार्मूला है मिनट प्लस 2 प्लस घंटा। अगर आपको कहना है 5 बजने में 10 मिनट है, सोचिए मिनट कितने बचे हैं, 10, और कौन सा घंटा होने के लिए 5। तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 10 to 5। अगर 8 बजने में 20 मिनट है तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 20 to 8। अगर 2 बजने में 12 मिनट है तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 20 to 2, 12 to। अगर 11 बजने में 12 मिनट है तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 12 to 11। अगर 3 बजने में 5 मिनट है तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 5 to 3। नोट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट का आधा घंटा 30 मिनट होता है, इसलिए 30 मिनट को हाफ कहते हैं, और 30 मिनट का भी आधा 15 मिनट होता है, इसलिए 15 मिनट को क्वार्टर कहते हैं। समझिए, जैसा कि आपने पढ़ा, अगर 8:15 यानी 8:15 हुए हैं तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 15 past 8। यहाँ पर 15 की जगह आप क्वार्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं क्वार्टर past 8। इस तरह अगर 8 बजने में 15 मिनट यानी 7:45 हुए हैं तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 15 to 8। यहाँ पर 15 की जगह आप क्वार्टर का प्रयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं क्वार्टर टू 8। ठीक इसी तरह अगर 8:30 यानी 8:30 हुए हैं तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 30 past 8। यहाँ पर 30 की जगह आप हाफ का प्रयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं हाफ past 8। अगर कॉन्सेप्ट को पढ़कर समझने में जरा भी दिक्कत आ रही तो घबराइए नहीं, नीचे और इसके बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। अगर आइए देखें कुछ
उदाहरण 11 बजे 11 o'clock, 5 बजे 5 o'clock, 7 बजे 7 o'clock, 11:20, 20 past, 20 past 11, 1 बजे 1 बजने में 7 मिनट है, 7 to 1, 2:30, half past 2, half to 3, क्योंकि 2:30 और 3 बजने में 30 मिनट भी तो कह सकते हैं 8:15, 15 past 8, 10 बजने में 10 मिनट, 10 to 10, 4:45, quarter to 5, 10:30, half past 10, 2:30 बजे, half past। रात को 12 बजे के बाद से दोपहर के 12 बजे से पहले तक के समय के साथ एएम का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे से पहले तक के समय के साथ पीएम का प्रयोग कर सकते हैं। रात के 12 बजे 12 AM, दोपहर के 12 बजे 12 PM, रात के 1 बजे 1 AM, दोपहर के 1 बजे 1 PM, सुबह के 5 बजे 5 AM, शाम के 5 बजे 5 PM, सुबह के 10 बजे 10 AM, शाम के 7 बजे 7 PM, सुबह के 11 बजे 11 AM, रात के 11 बजे 11 PM, सुबह के 11:59 पर 11:59 AM, रात को 11:59, 11:59 PM। संख्याएं व उनके उच्चारण, न्यूमेरिकल्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन, 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 60 50 60 70 80 90 100, इसी प्रकार से थाउजेंड्स, हजार, लाख, लाख, 10 lakhs, 10 लाख, 1 मिलियन, करोड़, करोड़, अरब, अरब या 1 बिलियन, 1 बिलियन। आप कौन सी क्लास में है? विच क्लास यू आर इन? फर्स्ट, पहली क्लास, सेकेंड, दूसरी क्लास, थर्ड, तीसरी क्लास, फोर्थ, चौथी क्लास, फिफ्थ, पांचवी क्लास, सिक्स, छठी क्लास, सेवेंथ, सातवीं, एट्थ, आठवीं, नाइन्थ, नौवीं, 10th, 10वीं, 11th, 11वीं, 12th, 12वीं। ग्रेजुएशन, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर। गिलास कितना भरा है? हाउ मच इज द ग्लास फिल्ड? हाल्फ, 1/2, आधा, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1 का 5वां भाग, 2/3, 2/3, 3/4, 3/4। कितने गुना है? हाउ फोल्ड आर, हाउ मैनी टाइम्स? 1 गुना सिंगल, डबल, ट्विस्ट, 2 फोल्ड, 3 टाइम्स, 3 फोल्ड, 3, 4 टाइम्स, 4 फोल्ड। सिंगल, डबल या ट्वाइस या 2 फोल्ड, 3 टाइम या 3 फोल्ड या थ्राइस, 4 टाइम या 4 फोल्ड। विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क। किसी भी बात को लिखते वक्त विराम चिन्ह का बहुत ही महत्व रोल होता है। विराम चिन्हों के माध्यम से वक्त के प्रकार व ठहराव, पाउस एंड स्टॉप की जानकारी मिलती है। किसी के द्वारा कही गई बात को सिर्फ लिख देने से यह पता नहीं चलता कि वह बात किस अंदाज में बोली गई। विराम चिन्ह के माध्यम से यह पता चल जाता है कि वाक्य चौंकते बोला गया है या फिर कुछ पूछा गया है या कुछ बताया गया। आइए कुछ प्रायः प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्हों को पढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दिस मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू? तुम कौन हो? व्हाट इज डूइंग? व्हाट इज डूइंग? ओ क्या कर रहा है? डू यू लव योर मॉम? क्या आप अपनी मम्मी से प्यार करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मय अधिक बोध। यह चिन्ह ऐसे वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। अचानक हुई किसी घटना से मन की भावनाओं का व्यक्त होना, जैसे खुशी या दुख प्रकट करना, हैरान होना, नाराजगी जाहिर करना, शाबाशी देना, दुआ देना आदि। नीचे दिए गए कुछ उदाहरणों को याद कर लीजिए और जब मौका मिले प्रयोग कीजिए। भगवान आपको आशीर्वाद दें। गॉड ब्लेस यू। वाह गजब, बहुत बढ़िया। वाह वंडरफुल, भगवान की दया से, प्रभु की कृपा से, बाय गॉड ग्रेस। कितने दुख की बात है, कितना दुखद, हाउ सैड, हाउ ट्रेजिक। उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही। ओह प्यारे, जब दिल में प्यार उमड़े। ओह हनी, ओह डियर, बहुत बड़ी गलती की। टेरिबल, मिस्टेक, अविश्वसनीय, बहुत ही जबरदस्त। इनक्रेडिबल, अमेजिंग, एवाइसम, बकवास, अब्सर्ड, नॉनसेंस,
अवाइफुल, भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड। ए हुई न बात, जीत की खुशी, हरी, दैट्स इट, नजर न लगे, टच वुड, फिंगर क्रॉस्ड, जरूर, क्यों नहीं, पक्का, श्योर, वाई नॉट, ऑफ कोर्स, शाबाश, वेल डन, क्या खबर है, खुशी से कहना, व्हाट्स न्यूज, सच में चौंकते हो, रियली इट इज, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक अ लॉट, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। फुल स्टॉप का प्रयोग किसी भी ऐसे वाक्य के अंत में किया जाता है जो न ही प्रश्नवाचक हो और न ही विस्मयादिबोधक वाक्य, बल्कि जिस वाक्य में बात पूर्ण समाप्त हो। फुल स्टॉप लगाने का सीधा सा मतलब है कि वाक्य खत्म हो गया। जैसे फुल स्टॉप इंडिकेट द एंड ऑफ सेंटेंस, यूज्ड विथ सेंटेंस व्हिच आर नाइदर इंट्रोगेटिव नॉर एक्सक्लेमेटरी, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, राम अच्छा लड़का है, राम इज गुड बॉय। फुल स्टॉप का प्रयोग अब्रेविएशंस के साथ भी होता है। आप ये जानना चाहेंगे अब्रेविएशंस क्या होता है? अब्रेविएशंस किसी भी शब्दों के समूह का संक्षिप्त रूप होता है। फुल स्टॉप आर यूज्ड विथ abbreviations to abbreviations are basically the short form of a group of words. Example are given below. MP member of parliament, सांसद, MLA member of legislative assembly, विधायक, PM प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स का स्नातक, EG एक्सम्पली ग्रेटिया, लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के तौर पर। ID ईस्ट, लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है दैट इज, यानी जो है। ETC एटसेट्रा, इत्यादि आदि। मैं कई यंत्र बजा सकता हूँ, उदाहरण के तौर पर गिटार, सितार, पियानो। आई कैन प्ले मैनी इंस्ट्रूमेंट, इजी गिटार, सितार, पियानो, ETC। मैं केवल 3 यंत्र बजा सकता हूँ, जो हैं गिटार, सितार और पियानो। आई कैन प्ले ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट, i.e. गिटार, सितार एंड पियानो, कामा, कामा अल्प विराम। जब आपको किसी वाक्य को बोलते हुए बीच में जरा सा विराम देना हो तो कॉमा का प्रयोग किया जाता है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। While speaking, when you need to give a short pause in sentence, comma is used. Few examples are given below. Ram, come here. Ram, यहाँ आओ। I have many friends such as अमन, अमित, संदीप, etc. मेरे कई दोस्त हैं जैसे अमन, अमित, संदीप आदि। He will come on Monday 20 September. वो वह सोमवार 20 सितंबर को आएगा। If he comes, I will not come. अगर वो आया तो मैं नहीं आऊँगा। राम, my best friend, is his brother. राम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क शुरू में एट द बिगिनिंग, कोटेशंस मार्क, कोटेशंस मार्क अर्थात कोई कोटेशन जो लिखा जाता है वहाँ पर जो इसका लगाया जाता है, प्रारंभ में एट द बिगिनिंग एंड अंत में एट द एंड। किसी की कही हुई बात को कोटेशन मार्क के अंदर लिख सकते हैं। सेइंग ऑफ समवन कैन बी रिटन इनसाइड द कोटेशन मार्क। राम सेड आई एम द बेस्ट। राम ने कहा मैं सबसे अच्छा हूँ। मैनेजर से कस्टमर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजर कहते हैं कस्टमर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप ध्यान दें तो कोटेशन मार्क को लिखने का तरीका वाक्य के शुरुआत व अंत में अलग अलग होता है। वाक्य के शुरू में है ऊपर का डबल कामा और अंत में साइड का डबल कामा। इफ यू नोटिस द वे यू राइट इन्वर्टेड कामा एट द बिगिनिंग ऑफ द कोटेड सेंटेंस एंड एट द एंड ऑफ द कोटेड सेंटेंस, बोथ आर डिफरेंट। कॉलन टू जो बिंदी होती, प्राय कोलन का मतलब होता है जैसे कि कोलन का प्रयोग अधिकतर तब किया जाता है जब आप व्यक्तियों, चीजों या जगहों आदि की सूची के बारे में बताते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से समझिए। कोलन इज ऑफ्टन यूज्ड व्हेन यू एनुमरेट अ लिस्ट ऑफ ए पर्सन, थिंग्स, प्लेस, etc. Look at the following example. I meet many people, विनीता, अंजलि, कुलदीप, डिम्पल एंड सीमा। मैं कई लोगों से मिला जैसे कि विनीता, अंजलि, कुलदीप, डिम्पल और सीमा। बी आई हैव मैनी थिंग्स, बुक, पेन, वेजिटेबल, शुगर, राइट, इसी। मेरे पास कई चीजें जैसे कि किताब, पेन, सब्जियां, चीनी, चावल इत्यादि। सेमीकोलन, सेमीकोलन अर्धविराम। सेमीकोलन को समझने के लिए नीचे दिए गए उदाहरण पर ध्यान दें। सेमीकोलन इज ए बेसिक यूजेज कैन बी अंडरस्टूड थ्रू फॉलोइंग एग्जांपल्स। ए मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर 2008 2010, 50 जनवरी 2010 एंड 23 मार्च 2012। इनकरेक्ट। मीटिंग वाज हेल्ड
25th October 2008, 15th January 2010, 23rd March 2012 करेक्ट। मीटिंग 25 अक्टूबर 2008, 15 जनवरी 2010 और 23rd मार्च 2012 को हुई। वाक्य ए गलत है जबकि वाक्य बी सही है। देखिए ये बात साफ है कि मीटिंग 3 अलग अलग दिनों में हुई। 25 अक्टूबर 28 2008, 15 जनवरी 2010 और 23rd मार्च 2012। लेकिन अगर वाक्य ए को ध्यान से देखें तो कामा के प्रयोग की वजह से ऐसा लगता है कि मीटिंग 3 अलग अलग दिनों में नहीं बल्कि 5 अलग अलग दिनों में हुई है। 25 अक्टूबर 2008 में, 15 जनवरी 2010 में और 23rd मार्च 2012 को। इसलिए वाक्य बी में 2008 के बाद कॉमा के बजाय सेमीकोलन का प्रयोग करना पड़ा। एपोस्ट्रोफी कॉमा जो होता है, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग प्राय 2 मौकों पर होता है। एपोस्ट्रोफी इज जनरली यूज्ड इन 2 सिचुएशन। जब आप कहते हैं कि राम का, किताब का, बच्चों का, मम्मी का आदि, इसे इंग्लिश में पोजीशन कहते हैं। राम का, राम्स, किताब का, बुक्स, बच्चों का, चिल्ड्रंस, मम्मी का, मदर्स, माँ का। 2 शब्दों को एक बनाने के लिए इन 2 शब्दों में से एक शब्द सहायक क्रिया होनी चाहिए। वो दूसरा शब्द या तो सर्वनाम हो या नॉट। तो मैप टू वर्ड्स, one of these words need to be a helping verb and the other one either a pronoun or not. Does not, doesn't या doesn't, is not, isn't या isn't, do not, don't, has not, hasn't या hasn't, I have, I've, you are, your। यहाँ पर does, is, do, have और has सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है और I व you सर्वनाम प्रोनाउन है। सर्वनाम के बारे में हम आने वाले सर्वनाम चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। हफ्ते के 7 दिन, 7 days ऑफ वीक। सोमवार मंडे, मंगलवार ट्यूसडे, बुधवार वेडनेसडे, बृहस्पतिवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे, शनिवार सैटरडे, रविवार संडे। वेडनेसडे व वेडनेसडे दोनों तरीके का उच्चारण किया जाता है। साल के 12 महीने, 12th मंथ ऑफ ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इंग्लिश सक्षम भारत मिशन। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक के साथ कई एडवांस इंग्लिश ग्रामर टॉपिक और भी आपको मिलेंगे साथ में। लेसन 2, फ्यू बेसिक ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की कुछ मूल बातें। आइए अंग्रेजी की बेसिक की थोड़ी और जानकारी में इस चैप्टर के अंत में दिए गए छोटे छोटे शब्दों के समूह को भी अच्छी तरह याद कर लीजिए। आपको इनका महत्व आने वाले चैप्टर्स को समझते वक्त महसूस होगा। सेंटेंस, वाक्य। हम हर भाषा में कुछ भी कहने या लिखने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग होता है। शब्दों का वह समूह जिसमें किसी बात का भावपूर्णतः स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य वे हैं जिनसे सुनने वाले को पूर्ण संदेश का पता चल पाए। इन एवरी लैंग्वेज देयर इज ए नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड टू कम्युनिकेट। सच ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड सेंटेंस। मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कि आप ऑफिस जाएंगे, मैंने उत्तर दिया नहीं। आप समझ गए कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। आपका प्रश्न क्या आप ऑफिस जाओगे भी एक वाक्य है और मेरा उत्तर नहीं भी एक वाक्य है। ये बात अलग है कि मेरा वाक्य सिर्फ एक शब्द से बना है और कई शब्दों से नहीं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि वाक्य में शब्द कितने महत्वपूर्ण है, कहे गए वाक्य द्वारा दिया गया संदेश पर्याप्त है या नहीं। अगर आप ध्यान से सोचें तो मेरे कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरा वाक्य पूर्ण व पर्याप्त है। सेंटेंस टाइप क्लासिफिकेशन 1, वाक्य को उनके भाव व अर्थ के आधार पर निम्नलिखित 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंस एंड मीनिंग सेंटेंस आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। फर्स्ट, एडजेक्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक या कथनात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों में कुछ बताया जाता है या किसी बात का वर्णन होता है।
कोई भी बात चाहे वो एक तथ्य हो या एक संकोच, सच सेंटेंस स्टेट एन अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, आयांश इज माई सन, आयांश मेरा बेटा है। अमन इज नॉट एट होम, अमन घर पर नहीं है। अर्नवी डजंट टू गो टू स्कूल, अर्नवी स्कूल नहीं जाती। मॉम इज कॉल्ड मी, मम्मी जी मुझे डांटती हैं। ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में कुछ बताया गया है, अर्थात किसी बात का वर्णन है। आम बोलचाल में सबसे अधिक जो वाक्य प्रयोग किए जाते हैं वे इसी वर्ग के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें कई प्रश्न पूछा जाता है। सेंटेंसेस वेयर ए क्वेश्चन इज आस्क्ड। उदाहरण एग्जाम्पल, इज अमन नॉट एट होम, क्या अमन घर पर नहीं है। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह के वाक्य हम अक्सर पूछते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करें। सेंटेंस विच आर यूज्ड टू परमिट, कमांड आर रिक्वेस्ट आर कॉमन आर नोन एज इम्परेटिव सेंटेंस। उदाहरण एग्जाम्पल, सिट देयर, वहां बैठो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। ऊपर दिए गए पहले वाक्यांश में आदेश दिया गया जबकि दूसरे वाक्य में प्रार्थना अर्थात निवेदन किया गया। इस तरह के वाक्य हम आगे आने वाले इम्परेटिव सेंटेंस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, विस्मय यादि बोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं जैसे दुख, खुशी, हैरानी, डर आदि की अभिव्यक्ति होती है। सेंटेंस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस सच एज ए जॉय, ग्रीफ, शॉक, फियर इटीसी। उदाहरण एग्जाम्पल, ओ गजब या बहुत बढ़िया, थैंक यू, गॉड, भगवान का शुक्र। ऊपर दिए गए वाक्यों में मन में अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इस तरह के वाक्य में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और आगे आने वाले इंटरजेक्शंस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन, दूसरे वर्गीकरण के अनुसार वाक्य निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस ऑफ टाइप। अफर्मेटिव, सकारात्मक, ऐसे वाक्य जिनमें न नहीं का प्रयोग, न ही कोई प्रयोग, कोई प्रश्न पूछा गया हो। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। नेगेटिव, नकारात्मक, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग तो हो पर प्रश्न न पूछा गया हो। राम इज नॉट ए गुड बॉय। इंटरगेटिव, प्रश्नवाचक, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग न हो पर प्रश्न पूछा गया हो। क्या राम एक अच्छा लड़का है, इज राम ए गुड बॉय। नेगेटिव इंटरगेटिव, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग भी हो और प्रश्न भी पूछा गया हो। क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, इज राम नॉट ए गुड बॉय। वाक्य के 3 भाग, 3 पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस से सब्जेक्ट, कर्ता। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही है या फिर वो जो किसी क्रिया यानी काम को कर रहा है। दूसरे शब्द में सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का प्रमुख केंद्र होता है। सब्जेक्ट इज द वन whom which we talked about are the one who perform an actions। वर्ब, क्रिया, कर्म, काम या कार्य। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। वर्ब इज द वन which describes the action or the state of the subject। आइए समझें, लेट्स अंडरस्टैंड। माना मैं कहूँ आयांश सो रहा है, इस वाक्य में मैं है सब्जेक्ट, आयांश और वर्ब है। सोना, इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी मिलती है। यहाँ पर सब्जेक्ट सोने का कार्य कर रहा है। इसी तरह मान लीजिए मैं कहूँ आयांश 8 महीने का है, सब्जेक्ट है आयांश। यहाँ पर आयांश कोई कार्य नहीं कर रहा बल्कि उसके बारे में तो सिर्फ बताया गया है कि वह 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट में कार्य की नहीं बल्कि अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। अवस्था का सीधा तात्पर्य यह है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में, बीते हुए कल में या फिर आने वाले कल में किस अवस्था स्थिति में है। गौर करिए, आयांश इज स्लीपिंग, आयांश सो रहा है, आयांश सोने का कार्य कर रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी मिलती है। आयांश इज 8 month old, आयांश 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि वर्तमान अवस्था की जानकारी मिलती है। आयांश वाज 8 month old, आयांश 8 महीने का था। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि बीते हुए समय की एक अवस्था की जानकारी मिलती है। आयांश विल बी 8 month old, आयांश 8 महीने का होगा। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि आने वाले समय की एक अवस्था की जानकारी मिलती है।
जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा हो ऐसे वाक्य टेंस काल में आते हैं, और जिन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई कार्य न कर रहा हो, केवल सब्जेक्ट की अवस्था स्थिति के बारे में बताया गया हो, तो ऐसे वाक्य सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य में आते हैं। दोनों तरह के वाक्यों को आप आगे आने वाले चैप्टर्स में विस्तार से पढ़ेंगे। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। वर्ब्स आर टू टाइप्स। ए मुख्य क्रिया है मेन वर्ब। यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। मुख्य क्रिया का सीधा सा मतलब है कोई भी काम, जैसे नाचना, गाना, सोचना, पढ़ना, लिखना, देखना, हिलना, याद करना, पीटना आदि। मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट सच एज डोनेट, डांस, टू सिंग्स, टू थिंक्स, टू रीड, टू राइट, टू सी, टू मूव, टू मिस, टू बीट etc। ऊपर जरूरी नहीं कि काम वही हो जो हाथ पैरों से किया जा रहा है, यानी फिजिकल हो। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो भी दिमाग काम कर रहा है, यानी मेंटल वर्क तो हो ही रहा है, इसलिए सोचना भी एक कार्य है। एक्शन डजंट ओनली मीन द फिजिकल वर्क। व्हेन यू थिंक योर ब्रेन वर्क्स, सो टू थिंक इज आल्सो एन एक्शन, हेंस इट इज ए वर्ब। सहायक क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है। सब्जेक्ट के अनुसार वह समय काल, वर्तमान, भूत व भविष्य के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग आप आगे आने वाले चैप्टर में विस्तार से समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल etc। ऑब्जेक्ट कारक। कारक वह होता है जिस पर कर्ता के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। ऑब्जेक्ट इज द वन which gets affected by the action or the state of the subject। नीचे दी गई तालिका में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। A few examples are appended in the table। सेंटेंस वाक्य, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है। राम सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेरा दोस्त है, और वो पागल नहीं है, वो सब्जेक्ट है, पागल यहाँ ऑब्जेक्ट है। हम सब मम्मी के साथ थे, हम सब सब्जेक्ट है, मम्मी यहाँ ऑब्जेक्ट है। राहुल यहाँ नहीं है, राहुल सब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट है। पापा खेलते हैं, पापा सब्जेक्ट है, बाकी सब ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। खेलना मेन वर्ब। पापा पार्क में खेलते हैं, पापा सब्जेक्ट है, पार्क ऑब्जेक्ट है, खेलना मेन वर्ब है। राम आएगा, राम सब्जेक्ट है और पार्क ऑब्जेक्ट है, खेलना। इसी प्रकार से सारे सेंटेंस, राम आएगा, मैं तुम्हें याद करता हूँ, राहुल के पास पैसे नहीं हैं, रश्मि की 4 बहनें थी, राम पार्क में था, तुम मेरे दिल में रहते हो, वो स्कूल नहीं जाता, बच्चे क्या देखते हैं। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब को समझा। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। सब्जेक्ट आर टू टाइप्स। सिंगुलर एक वचन, जब सब्जेक्ट एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराए तो सिंगुलर। व्हेन द सब्जेक्ट रेफर टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स। पर प्लूरल बहुवचन, जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए। व्हेन द सब्जेक्ट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स। सिंगुलर एक वचन, राम एक लड़का है, श्याम एक लड़का है, स्काई आसमान एक है, दिस यह ए एक के लिए है, दैट वह, ओ एक के लिए है, इट यह एक के लिए है, पेन एक पेन की बात हो रही है। प्लूरल राम एंड श्याम एक से ज्यादा यानी 2 लड़के। पीपल लोग, क्राउड भीड़, दीज ये सब एक से ज्यादा के लिए। दोज वे ओ एक से ज्यादा के लिए। पेन्स एक से ज्यादा पेनों की बात हो रही है। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन आई, मैं, बी, हम। द पर्सन आर पीपल स्पीकिंग। सेकंड पर्सन द पर्सन आर पीपल being spoken to, तुम या आप एक व्यक्ति। Obsolete now and replaced with you in present English। you तुम या आप एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता। थर्ड पर्सन द पर्सन आर पीपल being spoken। ही वह एक लड़के के लिए, सी वह एक लड़की के लिए, दे वे एक से ज्यादा लोगों के लिए। माना मैं आपसे राम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आई फर्स्ट पर्सन हूँ, आप यू सेकंड पर्सन है और राम थर्ड पर्सन है। ध्यान दीजिए, आप यू चाहे एक व्यक्ति हो या एक से अधिक, अंग्रेजी भाषा में यू को बहुवचन की तरह प्रयोग किया जाता है। वह यू के साथ वही सहायक क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं जिन्हें बहुवचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे आर, हैव, डू etc।
You is always treated as a plural subject and its singular form is obsolete now. That's why you is always followed by the helping verb which are used with plural subject. This, that, these, those का प्रयोग use of this, that, these, those का। आइए समझें दिस दैट दीज एंड दोज का प्रयोग कैसे करना है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस दैट एंड दीज एंड दोज। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन, नियर पास के लिए दिस ए यह, दीज ए यह, फार के लिए दूर, दैट वह वे, दोज वह वे ओ। इस प्रकार से पास के लिए और दूर के लिए, नियर के लिए दिस और फार के लिए दैट, दीज पास के लिए और दोज दूर के लिए करते हैं। अगर कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान हमारे सामने है तो ऊपर दी गई टेबल के अनुसार हम या तो दिस का प्रयोग करेंगे फिर दीज का प्रयोग। अगर एक वचन है तो दिस का और बहुवचन है तो दीज। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान हमसे दूर है तो टेबल के अनुसार हम या तो दैट का प्रयोग करेंगे या फिर दोज का। अगर एक वचन है तो दैट का और अगर बहुवचन है तो दोज का। If a person, place or thing is nearby as per the table, we must use either this or these. If it is a singular, then this, and if plural, then these. Similarly, if a person, place or thing is after a far, we must use either that or those. If it is a singular, then that, and if plural, then those. इसे और बेहतर समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को समझे। This concept can be better understood with the help of the table below. यह एक किताब, दिस बुक, किताब पास है और एक वचन है इसलिए दिस का प्रयोग किया। अगर किताब दूर होती तो मैं यह एक किताब नहीं बल्कि ओ वह किताब कहता। बुक्स इज नियर एंड सिंगुलर हैंस यूज्ड दिस। वह ओ किताब, दैट बुक, किताब दूर है और एक है इसलिए दैट का प्रयोग किया गया। बुक इज ए फार और सिंगुलर हैंस यूज्ड दैट। ए यह किताबें, दीज बुक्स किताबें पास हैं और एक से ज्यादा इसलिए दीज का प्रयोग किया। बुक्स आर नियर एंड प्लूरल हैंस यूज्ड दीज। ओ वह वे किताबें, दोज बुक्स किताबें दूर हैं और एक से ज्यादा इसलिए दोज का प्रयोग किया। बुक्स आर अफार एंड प्लूरल हैंस यूज्ड दोज। वे बच्चे, दोज दे चिल्ड्रन, बच्चे दूर हैं और एक से ज्यादा इसलिए दोज का प्रयोग किया। चूंकि बच्चे सजीव हैं इसलिए दे का प्रयोग भी किया जा सकता है। चिल्ड्रन आर अफार एंड प्लूरल हैंस यूज्ड दोज सिंस चिल्ड्रन आर लिविंग बीइंग सो वी कैन आल्सो यूज दे। ए मछलियां, दिस फिशेस, मछलियां पास हैं और एक से ज्यादा इसलिए दीज का प्रयोग किया गया। फिशेज आर नियर एंड प्लूरल हैंस यूज्ड दीज। ये सब लड़के, दीज आर बॉयज, लड़के पास हैं और एक से ज्यादा हैं इसलिए दीज का प्रयोग किया। बॉयज आर नियर एंड प्लूरल हैंस यूज्ड दीज। वो दोनों लड़के, दोज दे बॉयज, लड़के दूर हैं और एक से ज्यादा हैं इसलिए दोज का प्रयोग किया। चूंकि लड़के सजीव हैं इसलिए दे का प्रयोग भी कर सकते हैं। बॉयज आर अफार एंड प्लूरल हैंस यूज्ड दीज सिंस बॉयज आर लिविंग बीइंग सो वी कैन आल्सो यूज दे। सजीव व निर्जीव का फर्क, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव उसे कहते हैं जिसमें जान होती है यानी जो सांस लेता है। लिविंग इज द वन द ब्रीथ्स दैट ब्रीथ। निर्जीव उसे कहते हैं जिसमें जान नहीं होती यानी जो सांस नहीं लेता। नॉन लिविंग इज द वन दैट डजंट ब्रीथ। सजीव के उदाहरण इंसान, जानवर, पेड़ पौधे आदि। निर्जीव के उदाहरण कोई चीज, वस्तु आदि। ताज्जुब होता है कि पेड़ पौधे सजीव कैसे हैं, पर सत्य यही है कि वे सजीव हैं क्योंकि वो भी इंसान की तरह सांस लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान सांस लेते वक्त ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, जबकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। सभी सजीव नीचे दिए गए सातों कार्य करते हैं जबकि निर्जीव नहीं। फीडिंग, ब्रीथिंग, एक्सक्रेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। यस का प्रयोग, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ यस। राम का पेन, राम्स पेन, पेन ऑफ राम। महत्वपूर्ण बात, जैसा कि ऊपर लिखा गया, राम्स पेन कहे या फिर पेन ऑफ राम, बात एक है। पर महत्वपूर्ण फर्क यह है कि पहले तरीके से लिखने में राम को ज्यादा महत्व दिया गया है
पेन को नहीं, जबकि दूसरे तरीके में पेन को ज्यादा महत्व दिया गया है, राम को नहीं। सीता का भाई, सीताज ब्रदर, ब्रदर्स ऑफ सीता। राहुल की मम्मी, राहुल्स मदर, मदर ऑफ राहुल। लड़की का भाई, गर्ल्स ब्रदर, ब्रदर ऑफ गर्ल। लड़कियों के भाई, गर्ल्स ब्रदर्स, ब्रदर्स ऑफ द गर्ल्स। मेरे पापा के दोस्त की बेटी, माई फादर्स फ्रेंड्स डॉटर, द डॉटर ऑफ माई फादर्स फ्रेंड। मेरे भाई का पेन, माई ब्रदर्स पेन, द पेन ऑफ माई ब्रदर। मेरे भाइयों का पेन, माई ब्रदर्स पेन, दोज पेन ऑफ माई ब्रदर्स। मेरे दिल की बात, माई हर्ट्स फीलिंग, द फीलिंग ऑफ माई हर्ट्स। तुम्हारे मोबाइल की आवाज़, योर मोबाइल साउंड्स, द साउंड्स ऑफ योर मोबाइल। शेर की दहाड़, लायंस रोअर, रोअर ऑफ द लायंस। गीता की आवाज़, गीताज वॉइस, वॉइस ऑफ गीता। ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ लड़की का भाई, लड़की एक ही है इसलिए लड़की का के लिए हम गर्ल्स कहेंगे, पर अगर कहूँ कि लड़कियों का भाई, लड़कियाँ एक से ज़्यादा इसलिए लड़कियों का के हम गर्ल्स नहीं कहेंगे बल्कि गर्ल्स कहेंगे। होता यह है कि अगर कोई बहुवचन शब्द जिसके अंत में यस हो और उस शब्द के साथ यस लगाना हो तो एपोस्ट्रोफ के बाद वाला यस नहीं लगाया जाता। इफ आई से गर्ल्स ब्रदर, it is clear that there is only one girl, but if there are more than one girl, then I can't say girls brothers, rather I would say girls brother whenever we need to use yes after a plural word ending with yes. As per the rule we must not use yes after apostrophe. आइए कुछ चीजें रट लें। लेट्स क्राइम अ फ्यू थिंग्स। नीचे दिए गए छोटे छोटे शब्द समूहों को याद कर लेने से आपको काफी मदद मिलेगी आने वाले चैप्टर्स में। वर्ड्स आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो विल हेल्प यू इन कमिंग चैप्टर्स, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू लर्न देम। बोथ दोनों, हम दोनों, तुम दोनों, वे दोनों। बी बोथ, बोथ ऑफ अस। यू बोथ, बोथ ऑफ यू। दे बोथ, बोथ ऑफ देम। ऑल सभी या सब के लिए। हम सभी, वी ऑल ऑफ अस। तुम सभी, यू ऑल ऑफ यू। ए सभी, दीज ऑल सजीव निर्जीव के लिए, फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग। वे सभी, दोज ऑल सजीव निर्जीव के लिए, फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओ वे सभी, दोज दे ऑल सजीव के लिए, फॉर लिविंग बेइंग। ए सभी किताबें, दीज ऑल बुक्स, ऑल ऑफ दीज बुक्स। वे सभी पेन, दोज ऑल पेन्स, ऑल ऑफ दोज पेन्स। वे सभी लोग, दोज दे ऑल पीपल। जितना भी हो सके याद कर लीजिए, इनसे आपको काफी मदद मिलेगी। ये सभी वाक्यों में अक्सर प्रयोग में आते हैं। लर्न द फॉलोइंग इफ इट विल हेल्प यू सिग्निफिकेंटली व्हाइल मेकिंग अ सेंटेंस। हम तीनों, वी थ्री ऑफ अस। हम चारों, बी फोर ऑफ अस। ओ पांचों, दे फाइव, दोज फाइव। तुम्हारी आवाज, योर वॉइस। राम की आवाज, राम्स वॉइस। तुम्हारे मोबाइल की आवाज, योर मोबाइल साउंड। तुम्हारे कंप्यूटर की आवाज, योर कंप्यूटर साउंड। ऐसा तोहफा, सच ए गिफ्ट। ऐसे तोहफे, सच ए गिफ्ट। ऐसी कहानी, सच ए स्टोरी। ऐसी कहानियां, सच स्टोरीज। ऐसा दिन, सच ए डे। ऐसे दिन, सच ए डेज। ऐसे लोग, सच पीपल। तुम्हारी बातें, योर वर्ड्स। मेरी यादें, माई मेमोरीज। तुम्हारा गुस्सा, योर एंगर। आपका बड़प्पन, योर काइंडनेस। मेरी मर्जी, माई विल्स। मेरी इच्छा, माई डिजायर। उस लड़के के पैसे, दैट्स बॉय मेमोरी। इन बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रंस किड्स। मेरे ख्वाब, माई ड्रीम्स। उसकी बातें, हिज वर्ड्स। हम दोनों की किताबें, बुक्स ऑफ वी बोथ। कमरे की खिड़कियां, रूम्स विंडो। मछलियों का खाना, फिश फूड्स। हर पल की खबर, एवरी मोमेंट्स न्यूज। किसी का दोस्त, समवन फ्रेंड्स। किसी के साथ, विद समवन। किसी और के साथ, विद समवन एल्स। किसी का भाई, समवन ब्रदर। कुछ थोड़ा पानी, सम वाटर। मेरे मोबाइल की कीमत, माई मोबाइल कॉस्ट। किसी और की कहानी, समवन एल्स स्टोरी। किसी और का घर, समवन एल्स हाउस। कोई और, समवन एल्स, कोई और नहीं, नो वन एल्स। फिर कभी, सम अदर टाइम्स, और किसी दिन, सम अदर डे। ऐसा ही कुछ, समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ नहीं, नथिंग एज सच। फालतू में, नॉन्गली, अननेसेसरीली, जानबूझकर। नॉन्गली, अनजाने में। अननोंगली, दिल लगाकर। होल हार्टेडली, किसी और के साथ। विथ
someone else, दिल का दर्द, the pain of hurts, माँ का दिल, mother hurts, बच्चों की सोच, thinking of children, मेरा भाई, my brother, brother of mine, मेरे भाई, my brothers, brothers of mine, उसके भाई किसी लड़के के लिए his brother, brothers of his, उसके भाई किसी लड़की के लिए her brothers, brothers of her, तुम्हारा बर्ताव, your behavior, तुम्हारा रास्ता, your way, तुम्हारे जैसा, like you, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, just like you, उसकी कहानी, his story, उसके बिना, without him, तुम्हारे बिना, without you, तुम्हारे लिए, for you, सिर्फ तुम्हारे लिए, only for you, उस लड़के के लिए, with that boy, मेरे लिए, for me, तुम्हारे बारे में, about you, किसी के पीछे, behind someone, दीवार के पीछे, behind the wall, नदी के किनारे, at the bank of river, नदी के उस पार, across the river, सड़क के उस पार, across the road, पेड़ के पीछे, behind the tree, हमारी तरफ, toward us, तुम्हारे घर की तरफ, toward your home, मेरे आगे, ahead of me, सब लोगों के आगे, ahead of all the people, मेरे सामने, in front of me, रवि के बगल में, next to रवि, adjacent रवि, beside रवि, by रवि, कुछ लोगों के बारे में, about few people, मेरी हथेली में, on my palm, टेबल के नीचे, अंडर द टेबल, मेरे पापा के बारे में, अबाउट माई डैड, सबसे आगे, अहेड ऑफ फॉल, टिकी के सामने, पिंकी के सामने, इन फ्रंट ऑफ पिंकी, बिफोर पिंकी, चीते के बगल में, नेक्स्ट टू टाइगर, मेरे बारे में, अबाउट मी, उस टेबल पर, ऑन दैट टेबल, दिल्ली की तरफ, टुवर्ड दिल्ली, सबसे पीछे, बिहाइंड ऑल, तुम्हारे प्यार के लिए, फॉर योर लव, मेरे सिर के ऊपर, ऑन माई हेड, श्याम के बगल में, नेक्स्ट टू श्याम, राम के साथ, विथ राम, उसकी कहानी के लिए, फॉर द स्टोरी, टूटा हुआ दिल, ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ कांच, ब्रोकन ग्लास, हमारी ख्वाहिशें, और डिजायर, शिव की पूजा, वर्शिप ऑफ लॉर्ड, सोचने का तरीका, द वे ऑफ थिंकिंग, खाने का तरीका, द वे ऑफ ईटिंग, चलने का तरीका, द वे ऑफ वॉकिंग, तुम्हारी वजह से, ड्यू टू यू, बिकॉज ऑफ यू, राम की वजह से, ड्यू टू राम, बिकॉज ऑफ राम, बच्चों के कारण, ड्यू टू चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन, पैसे के कारण, ड्यू टू मनी, बिकॉज ऑफ मनी, बच्चे की वजह से, ड्यू टू द किड्स, बिकॉज ऑफ द किड, मेरे साथ, विथ मी, तुम्हारे साथ, विथ यू, उसके साथ, विथ हिम हर, हमारे साथ, विथ अस, उनके साथ, ज्यादा लोगों के साथ, विथ देम, किसी के साथ, विथ समवन, सोया हुआ, अस्लीप, जागा हुआ, अवाक, थका हुआ, थर्ड, चौका हुआ, सॉफ्ट। इस प्रकार से इन चीजों को लर्न करें। खोया हुआ, लास्ट, पिटा हुआ, विटेन, डरा हुआ, सेक्रेट, टेरिफाइड, टूटा हुआ, ब्रोकन, मुड़ा हुआ, बेंट, फटा हुआ, ट्रोन, लिखा हुआ, रिटन, रुका हुआ, स्टार्ड, बैठा हुआ, सीटिंग, खड़ा हुआ, स्टैंडिंग, गड़ा हुआ, दफनाया हुआ, बेरेड, छिपा हुआ, हिडन, रखा हुआ, केप्ट, सजा हुआ, डेकोरेटेड। महान व्यक्तियों द्वारा कही गई बातें, कोटेशंस, डोंट लेट देम फेयर ऑफ लूजिंग बी ग्रेटर देन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। हारने के डर को जीतने की खुशी से ज्यादा मत बढ़ने दो। इफ यू थिंक ऑफ समथिंग डिफिकल्ट दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टैंड इट वेल। अगर आपको कुछ मुश्किल लगता है तो इसका मतलब यही है कि आपने उसे ढंग से समझा नहीं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग अलाइव इफ यू डोंट ट्राई टू डू समथिंग रिमार्केबल। जीवित रहने के क्या मायने हैं अगर आप कुछ असाधारण करने का प्रयत्न न करें। There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world. Those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed. दो तरह के लोग आपको ये कहेंगे कि आप इस दुनिया में कुछ अलग नहीं कर सकते। एक वो जो खुद प्रयास करने के लिए डरते हैं और दूसरे वो जिन्हें आपके सफल होने का डर है। Don't wish it were easier, wish you were better. ये मत सोचो कि काम आसान हो, बल्कि ये चाहो कि आप बेहतर हो। इंग्लिश के लिए हम जो है 3rd क्लास नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आशा करता हूँ हमारा परिश्रम, पुरुषार्थ और आपके लिए यह रैपिड एक्स फर्स्ट डे एंड सेकेंड डेज का जो पाठ्यक्रम है वो अच्छा समझ में आएगा। या किसी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत आ रही है तो उसके लिए हमारे चैनल पे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसको लर्न करें। इंग्लिश इज या एनी अदर लैंग्वेज लाइक दैट you learn and remember and use in your life. Thanks for watching.